आज हम बात करेंगे स्टोरेज लाइफ साइकिल की। स्टोरेज लाइफ साइकिल के पहले कुछ कंपोनेंट होता है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और उसको देखते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट होता है। राइट, एडब्ल्यूएस की बात करें, एडब्ल्यूएस डेट मीन्स कि एडब्ल्यूएस के अंदर S3 की बात कर रहे हैं। राइट, स्टोरेज का बेसिकली लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो S3 की बात करेंगे। ओके, तो S3 के अंदर, S3 क्या है? एक सर्विसेज है, AWS का सर्विसेज है जहां पे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। राइट, अब यहाँ पे थिंग इज दैट कि जब डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो डेटा को रखने का चार्जेबल होता है। जो जब डेटा हम रखते हैं S3 पे या स्टोरेज पे डेटा रखते हैं तो वहां पे रखने का चार्जेस देना पड़ता है। राइट, सपोज डेट कि अगर आपके पास का 20 GB का डेटा है, राइट, इस डेटा को आप S3 के अंदर बकेट क्रिएट करेंगे और बकेट क्रिएट करके आप इस डेटा को अपलोड करेंगे। राइट, तो जब डेटा अपलोड करेंगे बकेट के अंदर तो आपको जितना स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं उसका चार्जेस देना पड़ेगा। अगर सपोज दैट 20 GB है तो 20 GB का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 GB का, तो 100 GB का चार्जेस देना पड़ेगा। बट ध्यान में रखना है कि जब भी कोई क्लाउड सर्विस या AWS की बात करें, तो जब भी AWS के सर्विसेज आप यूटिलाइज करते हैं जस्ट लाइक S3 और वहां पे आप डेटा रखते हैं, तो डेटा रखने का तो चार्जेस लेता है। राइट, और इस डेटा को एक्सेसिंग करते हैं, मतलब आप रिट्रीव करते हैं डेटा को, डाउनलोड करते हैं, तो उसका भी ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पे दो चार्जेस हो गया, एक तो डेटा का चार्जेस, डेटा रखने का चार्जेस, और दूसरा ट्रांजैक्शन चार्जेस। सपोज डेट कि आपने यहाँ पे 20 GB अपलोड कर दिया डेटा। राइट, 20 GB। अभी इस 20 GB को आप अगर डाउनलोड करते हैं अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस, जितना डाउनलोडिंग का चार्जेस होगा वो डाउनलोडिंग का चार्जेस भी आप देना पड़ेगा। राइट, ये बात आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप डेटा अपलोड कर रहे हैं, डेटा अपलोड करने का बहुत सारे इसका क्लासेस है। राइट, कि आप किस क्लासेस के अंदर आप डेटा अपलोड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। सपोज दैट कि ये मैंने डेटा अपलोड किया। राइट, डेटा अपलोड कर दिया, ये 20 GB का डेटा है, 20 GB का डेटा अपलोड कर दिया बकेट के अंदर। राइट, तो 20 GB यहाँ पे आ गया। अब ये 20 GB बिफोर अपडेटिंग ना, अपलोडिंग द डेटा इनटू द स्टोरेज, आपको क्लास डिफाइन करना पड़ेगा कि किस क्लास के अंदर आपको डेटा रखना है। राइट, और क्लासेस क्या होता है वो वन बाय वन देखते हैं। राइट, अब क्लासेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये मार्केट स्ट्रेटजी है। आपको कितना डेटा है और उस डेटा को क्या एक्सेसिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग AWS ने क्लासेस क्रिएट किया है। उस क्लास के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस देना पड़ेगा। राइट, अब वो क्लासेस क्या होता है, तो पहला क्लासेस है स्टैंडर्ड क्लासेस। स्टैंडर्ड क्लासेस, राइट, S3 स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर क्या होता है कि सपोज डेट कि आपको डेटा 1 महीने के लिए रखना है और उस डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है। राइट, सपोज डेट कि आपका एक पेरोल सिस्टम है, ये आपका पेरोल सिस्टम है, एक्सेल में बना हुआ है, एक्सेल में बना हुआ है। राइट, और इस एक्सेल के अंदर आपका लगभग आपके कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय है, 1,000 एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर। राइट, और 1,000 एम्प्लॉय हर एक दिन इस एक्सेल के अंदर एंट्री करता है कि किस दिन कौन आया, किस दिन कौन नहीं आया। राइट, तो इन्वेंट्री करता है इसके अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है। राइट, तो इस फाइल का जो एक्सेसिंग है वो एवरी 30 डेज, मतलब 30 डेज के लिए रिक्वायर्ड है। राइट, इसी के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग प्रमोशन होगा, व्हाट एवर द बेनिफिट मिलेगा कंपनी का। राइट, ये इम्प्लॉय का इन्वेंट्री डेटा है, पेरोल सिस्टम है जो एक्सेल में बना हुआ, और ये एक्सेल फाइल अपलोड होता है कहाँ पे? S3 के अंदर अपलोड होता है।
राइट। तो ये एक्सेल फाइल मान लो कि ये 10 MB का है, सपोज दैट ये एक्सेल फाइल 10 MB का है बना हुआ है, राइट। और 10 MB का फाइल यहाँ पे अपलोड हो रहा है बकेट के अंदर, S3 के अंदर 10 MB के रहा, राइट। और ये 10 MB का फाइल तो है, ठीक है, लेकिन एक्सेसिंग जो है फ्रीक्वेंटली है। मतलब आज मान लो कि सपोज डेट 1 तारीख है, 1 तारीख को इम्प्लॉय है, 1000 इम्प्लॉय अपना अपना कार्ड पंच किया और यहाँ पे डेटा एंट्री हो गया, राइट। फिर 2 तारीख का आया, 2 तारीख का कार्ड पंच किया, अपना डेटा एंटर हो गया, राइट। ये 3 तारीख का आया, 3 तारीख को कार्ड पंच किया और डेटा एंटर हो गया, राइट। तो इस फाइल को जो एक्सेसिंग रिक्वायर्ड है एवरी मंथ, मतलब 30 डेज तक का रिक्वायर्ड है, राइट। मतलब फ्रीक्वेंट एक्सेस है इसके अंदर, राइट। इन फ्रीक्वेंट एक्सेस दैट मीन्स क्या हो गया कि फ्रीक्वेंटली हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अगर इस तरह का डेटा अगर आप अपने क्लाउड के अंदर रखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड क्लास का यूज करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो चार्जेबल होता है आपका डेटा रखने का, चार्जेबल तो होता है बट एक्सेसिंग बहुत कम होता है। एक्सेसिंग मतलब डेटा रिट्रीविंग का चार्जेस बहुत कम होता है। जस्ट लाइक कि अगर आपने डेटा रखने, सपोज दैट 10 MB का डेटा आपने क्लाउड के ऊपर रखा, सपोज दैट इसका 10 MB का चार्जेस हो गया 10 रुपीज पर मंथ, राइट, रखने का चार्जेस। पर इसका रिट्रीविंग का चार्जेस हो गया 1 पैसा पर सेकेंड, 1 पैसा पर ट्रांजेक्शन, 1 पैसे पर ट्रांजेक्शन, राइट। तो 1 पैसे पर ट्रांजेक्शन हो गया। सपोज डेट कि आपने इस डेटा को 1 महीने में 1000 बार ट्रांजेक्शन किया, डेटा को रिट्राइव किया, अपलोड किया, डाउनलोड किया, तो उसका चार्जेस अगर 1000 बार किया तो 1000 पैसे लग जाएंगे, राइट। 1000 पैसे जो भी है जितना भी आएगा, और प्लस 10 रुपया रखने का चार्जेस, राइट। अगर 100 टाइम्स किया तो 100 पैसे हो जाएगा, 100 पैसे, और 10 रुपया रखने का चार्जेस। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आपको दे देगा, ठीक है, बिल आ जाएगा, मंथली बिल आ जाएगा, राइट। ये किसके अंदर होता है? स्टोरेज स्टैंडर्ड क्लास के अंदर, राइट। अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेटा का अवेलेबिलिटी AWS के अंदर स्टैंडर्ड क्लासेस के लिए 99.99% का अवेलेबिलिटी देता है। सपोज डेट कि आपने डेटा रखा AWS के अंदर, तो 365 दिन के अंदर 99.99% आपको डेटा मिलेगा। अवेलेबिलिटी मतलब डाउन टाइम नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगा। अवेलेबिलिटी होगा 99.99%, ये से स्टोरेज क्लास के अंदर, स्टैंडर्ड क्लास के अंदर, राइट। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि आपका डेटा कितना सेफ है। आपको डेटा का जो AWS के ऊपर आपने डेटा रखा है S3 के अंदर, आपका डेटा कितना सेफ है, कितना ड्यूरेबल है, मतलब करप्शन होने की चांसेस कितना है, राइट। तो जब आप AWS के अंदर डेटा रखते हैं तो उसका ड्यूरेबिलिटी होता है 99.9 टाइम्स 9, राइट। मतलब टोटल हो गया 11 टाइम्स 9 का ड्यूरेबिलिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है AWS, राइट। मान लो कि अगर आपको 365 दिन के अंदर, राइट, सपोज डेट कि 10 मिनट का डाउन टाइम है, डाउन टाइम देता है AWS, बोलता है कि हो सकता है कि 10 मिनट तक का आपका डेटा डाउन टाइम में रहेगा, राइट। 10 मिनट तक का 365 दिन के अंदर, राइट। अगर ये डाउन टाइम 365 दिन में अगर ये 45 डेज हो जाता है, 45 मिनट्स हो जाता है, राइट, डाउन टाइम हो जाता है, तो जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग AWS आपको पे करेगा, राइट। तो जो एक स्टैंडर्ड डाउन टाइम है वो 99.9% है अवेलेबिलिटी, उसके अगेंस्ट में अगर ज्यादा डाउन टाइम होता है तो AWS आपको पेमेंट करेगा, रिटर्न पेमेंट करेगा। स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर जब बकेट के अंदर जब डेटा पुश करते हैं, डेटा अपलोड करते हैं, तो एक सपोज दैट एक फाइल है, वन फाइल है, वन फाइल का जो साइजेज है
इस फाइल का साइज मैक्सिमम जो होगा 5 GB का होगा, 5 GB का होगा, राइट। अगर एक फाइल का साइज साइज 5.2 GB का रहेगा तो ये फाइल हम अपलोड नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। अब सॉरी, ये फाइल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे एक फाइल का मैक्सिमम साइज 5 GB होगा, तो एक बार में डेटा ट्रांसफर कर देगा बकेट के अंदर, राइट। अगर ये फाइल का साइज 5.2 GB का रहेगा, मोर देन 5 GB, तो क्या करेगा, इसको फाइल को स्प्लिट कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसके बाद अपलोड करेगा बकेट के अंदर। स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लासेस की ये बात हो गई, राइट। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है या दूसरा क्लासेस क्या होता है S3 का? दूसरा क्लासेस जो होता है क्लास नंबर 2 का, ये होता है स्टैंडर्ड आईए। आईए आईए का मतलब क्या हो गया? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। एक्सेस, राइट। ये भी बिजनेस स्ट्रेटजी है, राइट। ये भी चार्ज मतलब बिलिंग से रिलेटेड है कि किस प्लान के अंदर आप जाना चाहते हैं, राइट। जैसे आपने एयरटेल का मोबाइल रिचार्ज किया तो उसमें लिखा रहता है कि ये प्लान लेंगे तो आप 84 डेज के लिए लेंगे, ये प्लान लेंगे तो 52 डेज के लिए लेंगे, ये प्लान लेंगे तो 1 ईयर्स के लिए लेंगे। इस तरह से ये स्टोरेज के अंदर एक प्लान सेट किया गया कि आप किस प्लान के थ्रू आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं AWS क्लाउड पर, AWS S3 सर्विसेज के अंदर, राइट। अब यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का क्या मतलब हो गया? अब मैं जैसे बात कर रहा था इन्वेंट्री का, इम्प्लाई जिसके अंदर पेरोल होता है, जिसके अंदर पेरोल का डेटा रखते हैं, राइट। तो इम्प्लाई का जो पेरोल सिस्टम है, सपोज डेट कि ये एक्सेल फाइल के अंदर, अब एक्सेल फाइल के अंदर आपने एवरी एम्प्लॉय क्या करता है, एंट्री करता है, सपोज डेट, राइट। अब ये इस फाइल का क्या हो गया कि इस फाइल को अपलोड कर दिया, राइट। अपलोड कर दिया कहाँ पे? S3 के अंदर अपलोड कर दिया। S3 बकेट के अंदर आपने फाइल्स को अपलोड कर दिया, राइट। अब इस फाइल को मान लो कि ये फाइल है हो गई, अभी क्या कौन सा मंथ चल रहा है, सपोज डेट कि इस फाइल अप्रैल का फाइल है, अप्रैल 2024 का फाइल है, राइट। ये अप्रैल का फाइल के अंदर आपने जो इन्वेंट्री किया, राइट, और इस फाइल को अपलोड कर दिया। इस फाइल को अपलोड कर दिया कहाँ पे? बकेट के अंदर। अब इस फाइल को अप्रैल का तो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एवरी डे मतलब हर एक तारीख को एंट्री करना होता है एम्प्लॉय को यहाँ पे, राइट। इसके बाद अप्रैल के बाद मई में इसका कोई काम नहीं हो सकता कि अभी किसी का मतलब इन्वेंट्री रह गया हो या किसी का अटेंडेंस रह गया हो, तो उसके लिए एक बार या दो बार जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम एक बार या दो बार जरूरत पड़ेगा। बट एक बार अप्रैल का फाइल आपने अपलोड कर दिया तो मई में इस फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट। इसी फाइल को अगर मई में यहाँ पे अप्रैल के अंदर रख दिया, अप्रैल फोल्डर के अंदर, तो इस फाइल को मई में इसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर होगी, किसी का अटेंडेंस नहीं बना हुआ है तो ये अपडेट करना है तो एक बार जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम एक बार, राइट। तो अगर इस तरह की डेटा आपको रखना चाहते हैं बकेट के अंदर, जो एटलीस्ट महीने के अंदर एक बार या दो बार आपको एक्सेस करना पड़े, राइट, तो आप कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे? स्टैंडर्ड आय। अब स्टैंडर्ड आय में क्या होता है कि फाइल को रखने का चार्जेस बहुत कम होता है, एज एज पर स्टैंडर्ड क्लासेस, राइट। सपोज दैट स्टैंडर्ड के अंदर आपने रखा 10 रुपया पर मंथ का, पर मंथ, राइट। तो ये स्टैंडर्ड आएगा सेम सेम स्टैंडर्ड आएगा सेम फाइल का रखने का चार्जेज हो जाएगा 5 रुपीज पर मंथ, राइट। क्यों? क्योंकि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ले रहे हैं, हमें केवल फाइल को रखना है, उसका फाइल को ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, राइट। या करनी है तो एक बार मैक्सिमम हम करेंगे, राइट। तो इस तरह का अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप किसके अंदर चाहते हैं जाएंगे?
स्टैंडर्ड आए के अंदर डेटा का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो रिट्रीवल चार्जेस होगा, राइट, इसका हाई होगा। देखो रखने का, डेटा रखने का चार्जेस तो कम है, लेकिन रिट्रीवल चार्जेस ज्यादा होगा। मतलब सपोज डेट कि आपने यहाँ पे रखा डेटा का, तो डेटा रखने का चार्जेस हो गया 10 MB का, सपोज डेट 10 रुपये है। सपोज डेट आपने रख दिया यहाँ पे 10 MB का डेटा रखा आपने, 5 रुपीज लग गया, 5 रुपीज लिया पर मंथ का, पर मंथ डेटा रखने का चार्जेस स्टैंडर्ड आए के अंदर। लेकिन जो रिट्रीवल चार्जेस होगा वो हाई होगा। हाई कैसे होगा? अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं इस डेटा को, राइट, तो इसका चार्जेस हो गया 2 रुपीज, 2 रुपीज पर मंथ, पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज डेट कि आप इसी फाइल को अगर आपने 10 बार एक्सेस करना है महीने के अंदर, राइट, तो हम क्या करेंगे, 10 बार एक्सेस करेंगे तो इसका चार्जेस क्या हो गया, 5 रुपीज तो हो गया पर मंथ स्टोरेज का चार्जेस रखने का, और 10 बार का हो गया 10 × 2 इक्वल टू 20 रुपीज, और प्लस रखने का चार्जेस 5 रुपया हो गया, कितना हो गया, 25 रुपीज हो गया, राइट। ये क्या हो गया, हाइयर हो गया, कॉस्ट जो होगा हाइयर होगा। ध्यान में रखना कि जब भी हम इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज करेंगे, तो इसका स्टोरेज का चार्जेज, रखने का चार्जेज कम होगा, लेस देन होगा स्टैंडर्ड क्लासेस का, बस ट्रांजैक्शन चार्जेज हाई होगा, राइट। अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी भी सेम होता है, राइट। ड्यूरेबिलिटी होता है वही 99.11 × 9, राइट, और अवेलेबिलिटी होता है 99.99। अब यहाँ पे देखो, डेटा जो रखता है ना, डेटा स्टोर करता है, राइट, AWS के अंदर, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, राइट। स्टोर करता है, जो अगर आपने 10 GB का डेटा रखा, तो ये डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है, ये बात ध्यान में रखना, राइट। आप मान लो कि एक बार का डेटा रखे, राइट, तो ये डेटा अगर एक दिन के लिए रखे और डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, राइट, तो आपका बिलिंग जो होगा मंथली बिलिंग होगा, राइट। अगर आपने 10 GB 10 MB का डेटा स्टोर किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, तो आपका बिलिंग होगा, मंथली बिलिंग होगा, अगर स्टैंडर्ड आई क्लास का सेलेक्ट करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए डेटा रखे और एक दिन का चार्जेबल होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको डेटा का बिलिंग आपको 30 डेज का देना पड़ेगा, करेक्ट। अब तीसरा एक सर्विस है S3 इंटेलिजेंट सर्विस, राइट, टियरिंग। स्टोरेज क्लासेस का तीसरा सर्विसेज है S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। अब ये क्या करता है, बेसिकली ये आपके डेटा को एनालाइज करता है। अगर आप ये सर्विस लेंगे AWS से, तो आपके डेटा को एनालाइज करता है कि आपका एक्सेसिंग कितना है, फ्रीक्वेंटली है, नॉन फ्रीक्वेंटली है, उसके अकॉर्डिंग उस क्लासेस के अंदर डाल देगा। सपोज डेट कि आपने एक डेटा, आपके पास एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, और आपने सर्विसेज सेलेक्ट किया हुआ, आपने सर्विस S3 इंटेलिजेंट सर्विसेज आपने लिया है, राइट। तो इस डेटा को स्टोरेज क्लासेस के अंदर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के अंदर आपने रखा हुआ है डेटा, राइट, स्टैंडर्ड के अंदर रखा हुआ है। आपका फ्रीक्वेंट एक्सेस यूज हो रहा है, डेटा फ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है, महीने में 1000 बार डेटा का एक्सेसिंग हो रहा है, राइट, तो स्टैंडर्ड क्लास के अंदर डाल देगा। अब ये डेटा को दूसरे महीने के अंदर, या दूसरे महीने के अंदर इस डेटा को एक बार एक्सेस हुआ, सिंगल टाइम से एक्सेस हुआ, सेकेंड मंथ में एक बार एक्सेस हो गया, ओनली वन टाइम, 01 टाइम्स, राइट, एक बार एक्सेस हो गया, तो ये किसके अंदर डाल देगा, स्टैंडर्ड आए के डाल देगा, आए के अंदर डाल देगा, राइट। तो ये आपके डेटा को एनालाइज करेगा कि आपको, अगर आप इंटेलिजेंट टीयरिंग सर्विस लेते हैं, तो आपको डेटा को एनालाइज करेगा, और इस एनालाइज मतलब क्या हो गया, आपके डेटा को चेक करेगा कि इस डेटा को एक्सेसिंग कितने बार हो रहा है, राइट। अगर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो स्टैंडर्ड के अंदर डालेगा, अगर एक बार हो रहा है तो स्टैंडर्ड आए के अंदर डाल देगा, राइट। अगर अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टैंडर्ड आई के डाल देगा।
अब मान लो कि एक डेटा आपने यूज किया, ये डेटा को, ठीक है, डेटा को एक महीने आप जैन महीने में इस डेटा को मल्टीपल टाइम से एक्सेस हुआ, राइट। इस डेटा को 1000 बार एक्सेस हुआ, इस डेटा को 1000 टाइम से एक्सेस हो गया, किया, तो ये कहाँ पे डालेगा, स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। फैब में इस डेटा को एक बार एक्सेस हुआ, ओनली वन टाइम एक्सेस हुआ एक बार फैब में, फैब के अंदर, फैब के अंदर एक बार एक्सेस हो गया, तो इसको कहाँ पे डाल देगा, स्टैंडर्ड आए के पास, राइट। अब क्या हुआ, मार्च में इसी डेटा को, अब तो स्टैंडर्ड से कहाँ चला गया, स्टैंडर्ड आए के अंदर चला गया, राइट। अब इसी मार्च में क्या हुआ, मार्च के अंदर इस डेटा का एक्सेस हो गया 10 टाइम्स, 10 टाइम्स एक्सेस हो गया, राइट, एक्सेस किया, तो ये अगेन क्या कर देगा, स्टैंडर्ड के अंदर डाल देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपका बच जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर रखने का चार्जेस तो ज्यादा होता है, लेकिन एक्सेसिंग रिट्रीवल कम होता है। S3 वन जोन, या समटाइम्स इसको बोलते हैं आईए, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट। देखो, डेटा जब हम अपलोड करते हैं S3 के अंदर, तो इंटरनली क्या करता है AWS, उस डेटा को 3 डेटा सेंटर के अंदर डालता है, 3 जोन के अंदर रखता है, राइट, जिससे वो आपको अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। सपोज डेट आपने मान लो कि एशिया पैसिफिक के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर आपने डेटा स्टोर किया, राइट। तो जब मुंबई रीजन के अंदर आपने डेटा स्टोर किया, तो मुंबई रीजन के अंदर जोन ए और बी बी और जोन C, राइट, तीनों जोन के अंदर वो डेटा अपलोड करेगा, राइट। एक कॉपी जोन A के अंदर बना देगा, आप मान लो कि आपने यहाँ पे एक डेटा अपलोड कर दिया, ये डेटा है अपलोड कर दिया बीट बकेट के, सॉरी, आप डेटा अपलोड कर दिया बकेट के अंदर, तो जब भी बकेट के अंदर अपलोड करेंगे, तो ये 3 जोन के अंदर कॉपी रख देगा, एक कॉपी इस जोन के अंदर रखेगा, एक कॉपी इस जोन के अंदर रखेगा, इस कॉपी इस जोन के अंदर रखेगा। जोन का मतलब क्या हो गया, डेटा सेंटर, तीनों डेटा सेंटर के अंदर रखेगा, राइट। और इसका, इस तीनों डेटा सेंटर के अंदर रखने का जो चार्जेबल होगा, उसका चार्जेस आपसे लेगा, राइट। अगर आपको चाहते हैं कि आपके पास ऐसा, अगर आपके पास चाहते हैं कि आपका जो फाइल है एक केवल बैकअप आपके पास क्लाउड पे रहे, राइट, आप नहीं चाहते कि उस फाइल को 3 जगह रखना चाहते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट तो ये 3 डेटा सेंटर के अंदर रखता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल को केवल एक कॉपी रहे क्लाउड पर, एक कॉपी मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस में रहेगा, एक कॉपी क्लाउड पे रहे, राइट, उस तरह की फाइल, अगर आप उस तरह की सर्विसेज आप चाहते हैं, तो आप वन जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो चार्जेबल कम लगेगा रिस्पेक्ट टू अदर क्लासेस। थ्री, अगर आप ये सर्विस लेंगे, तो जो डेटा रखेगा, वो डेटा केवल एक ही जोन के अंदर रखेगा, चाहे ये जोन हो सकता है, चाहे ये जोन हो सकता है, चाहे ये जोन हो सकता है, राइट। सपोज डेट ये जोन के अंदर डेटा रखा जोन B, तो जोन 1 और जोन डेटा सेंटर 1 और डेटा सेंटर 2 के अंदर वो डेटा नहीं रखेगा, राइट। केवल एक ही डेटा सेंटर के अंदर डेटा रखेगा। तो डेटा अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, तो इसमें देगा 99.5%, राइट, 5%, राइट। तो इसमें एक बेनिफिट भी हो जाएगा कि कॉस्ट भी आपको लेस देन 20%, एटलीस्ट 20% लेस मिलेगा कॉस्ट, रादर देन स्टैंडर्ड क्लास, IA क्लास और इंटेलिजेंट थियरिंग का, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पांचवा स्टोरेज क्लासेस क्या हो गया, ग्लेशियर। ग्लेशियर, ग्लेशियर में क्या होता है कि सपोज डेट आप अपने डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं, राइट,
मतलब वर्ष 1 साल में एक बार उस डेटा को रिट्रीव करना है, राइट। तो इस तरह की डेटा अगर सर्विसेज आपको चाहिए, तो इस तरह की सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो आप ग्लेशियर रख सकते हैं, राइट। ग्लेशियर एक क्लासेस है, ग्लेशियर के अंदर आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, ग्लेशियर सर्विस लेकर के आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो चार्जेज होता है, स्टोरेज का चार्जेज बहुत कम होता है, बट जो रिट्रीवल चार्जेज होता है वो ज्यादा होता है। सपोज डेट कि ये 100 GB का डेटा है, जीबी का डेटा, इस डेटा को आपने ग्लेशियर सर्विस लिया, ग्लेशियर सर्विस के थ्रू आपने S3 के अंदर अपलोड किया, राइट। तो अपलोड करने का 100 GB का सपोज डेट की चार्जेज है 50 रुपीज, 50 रुपीज पर मंथ का चार्जेज, राइट। बट इसका रिट्रीविंग चार्जेस जो होगा, रिट्रीविंग चार्जेस ज्यादा होगा, जस्ट लाइक कि 25 रुपीज। ये फिक्स मैं ये एक एज्यूम कर रहा हूँ, रिट्रीविंग चार्जेस ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि मैं ये फिक्स होगा यही चार्जेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। हम जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि जो रिट्रीविंग पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस 25 रुपीज रहेगा, जबकि 100 GB का डेटा का चार्जेस कितना रखने का चार्जेस, वो 1 साल का बात करें तो 50 रुपये, बट एक ट्रांजैक्शन का चार्जेस 25 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगेगा, राइट। कि सपोज डेट कि एक पेशेंट गया ओपीडी में, राइट। ओपीडी में पेशेंट गया और दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कुछ टेस्ट, टेस्ट बोला कराने के लिए, टेस्ट करा के उसके दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके ऊपर मेडिसिन दिया, बोला कि 2-4 दिन मेडिसिन खाओ फिर आना, ठीक है। फिर पेशेंट फिर गया डॉक्टर के पास 4 दिन बाद, राइट। तो 4 दिन बाद गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि जो नहीं आपके इसमें प्रॉब्लम है, आपको इसका सर्जरी करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको दे दिया, एक टाइम दे दिया, राइट। तो जो फ्रीक्वेंटली विजिट किया डॉक्टर के पास, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, राइट। इस रिकॉर्ड को कहाँ रखा, स्टैंडर्ड क्लास के अंदर। अब ये नेक्स्ट मंथ सर्जरी है, राइट। तो नेक्स्ट मंथ सर्जरी है तो उसको क्या करेगा, एक ही बार विजिट करना पड़ेगा उसके अंदर, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट मंथ गया सर्जरी कराया, तो उसका एक इन्वेंट्री आ गया, वहां पे आ गया, इन्वेंट्री रख दिया, वो डेटा एक बार एक्सेस हुआ इन अ मंथ, वो कहाँ रखेगा, स्टैंडर्ड आई के अंदर, राइट। अब उसी पेशेंट को अब 1 साल बाद बुलाया रिव्यू करने के लिए, राइट। तब तक के लिए उस डेटा का कोई जरूरत नहीं, तो उस जो पेशेंट का डेटा है, इंफॉर्मेशन, वो कहाँ पे रख दिया, ग्लेशियर के अंदर रख दिया, क्योंकि उस डेटा को 1 साल का जरूरत नहीं है, राइट। तो 1 साल के लिए जरूरत नहीं है तो वो कहाँ पे रख दिया, ग्लेशियर पे रख दिया। अब 1 साल में एक बार ट्रांजैक्शन करना है उस डेटा को, जब पेशेंट आएगा तो पेशेंट आने से पहले उस डेटा को रिट्राइव करके रखेगा, डॉक्टर रखेगा, पेशेंट आएगा तो प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो आगे का मेडिसिन देगा, राइट। तो इस तरह की सर्विस अगर इस तरह का अगर सर्विस चाहिए होता है, मतलब एक बार इन अ ईयर आपको एक्सेस करना है, तो आप कौन सा सर्विस यूज करेंगे, ग्लेशियर का। अब ग्लेशियर के अंदर एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप डेटा को आप सेट कर सकते हैं कि जब आप डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लो कि इस डेटा को रिट्राइव करना है, तो हम चाहते हैं कि 15 मिनट के अंदर ये मेरा डेटा रिट्राइव हो जाए, 15 मिनट के अंदर ही मेरा डेटा रिट्राइव हो जाए, राइट। तो जब हम 15 मिनट अगर टाइम सेट किए, तो 15 मिनट के वो डेटा आप डाउनलोड करके आपको दे देगा। आप चाहते हैं कि अगर इस डेटा को मेरा 2 घंटे के अंदर डाउनलोड हो जाए, 2 घंटे के अंदर डाउनलोड, तो 2 घंटे के अंदर डाउनलोड करके दे देगा, राइट। तो ये जब 15 मिनट के अंदर अगर अर्जेंट में आपको चाहिए इस डेटा को डाउनलोड करना, ग्लेशियर पे रखा हुआ है, तो 15 मिनट के अंदर जो चार्जेस लगेगा अलग, और 2 घंटे का के अंदर अगर आपको डेटा चाहिए तो 2 घंटे का चार्जेस अलग लगेगा, राइट। तो ये इसके अंदर एक बेनिफिट क्या होता है कि आप उस डेटा तो रखा हुआ ग्लेशियर पे, आप चाहे तो 5 मिनट के अंदर डेटा भी ले सकते हैं, 2 मिनट के अंदर भी डेटा ले सकते हैं, या 10 घंटे के अंदर भी आप डेटा ले सकते हैं। तो जितना जल्दी आपको डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा AWS को। छठा एक होता है ग्लेशियर डीप ड्राइव, स्टोरेज टाइप है, क्लास स्टोरेज क्लास टाइप है ग्लेशियर डीप ड्राइव।
राइट। ग्लेशियर डीप ड्राइव में क्या होता है कि यहाँ पे भी डेटा आप रख सकते हैं कम से कम 1 साल के लिए। राइट। 1 साल के लिए कम से कम अगर डेटा आपको रखना है किसी स्टोरेज पे, उसको एक्सेसिंग नहीं करना है 1 साल तक, तो आप ग्लेशियर डीप ड्राइव यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर डाउनलोडिंग जो होगा डेटा, एटलीस्ट 12 आवर्स लेगा डाउनलोडिंग का। सपोज डेट कि आज आपको डेटा कल चाहिए, तो आप आज से डाउनलोड पे लगा देंगे तो 12 घंटे के अंदर डेटा वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। AWS डाउनलोड करके दे देगा। राइट। अब ये 12 घंटे तो मैक्सिमम टाइम होता है, वो उसमें 4 घंटे भी होगा, उसमें 6 घंटे के अंदर भी डाउनलोड करके दे देता है। बट AWS कहता है कि अगर आप मेरा सर्विस लेना चाहते हैं ग्लेशियर डीप ड्राइव, तो आप मान के चलिए कि आपको डेटा 12 घंटे के अंदर मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो सेम होता है। ड्यूरेबिलिटी सेम होता है 99.9 टाइम्स 9, मतलब टोटल टोटल 11 टाइम्स 9। और अवेलेबिलिटी 99.99%। ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे 11 टाइम्स 9 होगा और अवेलेबिलिटी 99.9% मिलेगा। ये सेम होगा ग्लेशियर डीप ड्राइव में भी और इसके अंदर भी सेम होगा, दोनों के अंदर सेम होगा। राइट। अगर आपने डेटा को फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, राइट, ये मान लो कि डेटा है और इस डेटा को फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है 30 टाइम्स इन अ डे, न डे और मंथ। राइट। तो इस किसके अंदर डालेंगे? स्टैंडर्ड के अंदर। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा, राइट, 30 दिन के बाद ये स्टैंडर्ड आए के अंदर चले जाए। 30 डेज के बाद कहाँ पे चला जाए? स्टैंडर्ड आए के पास। आए के प्लस प्लस 30 डेज के बाद स्टैंडर्ड आए के पास चला जाए। क्यों चला जाए? क्योंकि इस डेटा को हम 30 डेज के बाद एक्सेस नहीं करेंगे, हो सकता है तो एक बार दो बार एक्सेस करेंगे। राइट। ये चला जाए। ठीक है। और यही डेटा 90 डेज के बाद, ये हम चाहते हैं कि 90 डेज के बाद ये ग्लेशियर के अंदर चला जाए। ठीक है। 30 डेज के बाद इसमें चला जाए, मान लो कि यह 30 डेज तक इसके अंदर रहे, और 30 डेज टू 60 डेज तक कहाँ पे चले जाए? स्टैंडर्ड आए के अंदर। और 90 डेज, 90 डेज के बाद कहाँ पे चला जाए? ग्लेशियर के अंदर चला जाए। राइट। तो इस तरह का हम ऑटोमेटिकली पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कहाँ पे? स्टोरेज लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है। स्टोरेज लाइफ साइकिल के अंदर एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, एक ऑटोमेशन। स्टोरेज लाइफ साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑटोमेट प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि ये मेरा डेटा 30 डेज के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर है, 30 डेज टू 60 डेज स्टैंडर्ड आए के अंदर चला जाए, और आफ्टर 90 डेज ये ग्लेशियर के अंदर चला जाए। इस तरह का हम एक ऑटोमेटेड प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज लाइफ साइकिल। राइट। अब ये स्टोरेज लाइफ साइकिल कैसे क्रिएट करते हैं, तो सीधा हम जाते हैं लैब पे और लैब पे करके देखते हैं कि स्टोरेज लाइफ साइकिल क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। राइट। अब देखो, जब हम अब कोई भी पॉलिसी लगाते हैं ना, ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे? बकेट पे लगाएंगे। राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट क्रिएट करने के लिए एज यूजुअल हम कहाँ जाएंगे? S3 के अंदर जाएंगे और क्रिएट बकेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट बकेट पे क्लिक कर रहे हैं और हम कोई एक रीजन स्पेसिफिक चूज कर लेते हैं। सपोज नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर मैंने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया। राइट। बकेट का नाम डाल देते हैं। कुछ भी नाम रेंडमली डाल दिए। राइट। अगर आपको एग्जिस्टिंग बकेट है, आप चाहते हो एग्जिस्टिंग बकेट का सेटिंग नए बकेट पे लाना, तो आप ले सकते हो। ठीक है। यहाँ ब्लॉक ऑल जो पब्लिक एक्सेस है इसको हम
हटा रिमूव कर देते हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो सारे एक्सेस को ब्लॉक कर देगा जो पब्लिकली अवेलेबल होगा। एक्नॉलेज कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते, क्रिएट बकेट कर देते हैं। बकेट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, बकेट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और बकेट के अंदर देखो एक मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे एक लाइफ साइकिल रूल नेम है, राइट। ठीक है, ये रूल नेम को हम क्रिएट रूल नेम करते हैं। ठीक है, रूल नेम यहाँ पे दे देते हैं। स्टोरेज लाइफ साइकिल नेम दे दिया। ठीक है, नेम को। अब देखो, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक फिल्टर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। ठीक है, बकेट के अंदर जो भी बकेट होगा उसके अप्लाई कर देगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, लाइफ साइकिल रूल्स एक्शन में क्या आता है, मूव करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। तो भाई ठीक है, स्टोरेज क्लासेस के अंदर पहला देखो ऑप्शन यहाँ पे, मूव करेंट वर्जन, जो भी वर्जन है, जो भी अपलोड करेंगे, अभी तो अपलोड किया नहीं किसी बकेट के अंदर, अगर अपलोड करेंगे तो कह रहा है कि करेंट वर्जन। ठीक है, करेंट वर्जन को आप क्लासेस के अंदर मतलब मूव करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, पहला ही। दूसरा, नॉन करेंट वर्जन। नॉन करेंट वर्जन क्या होता है कि वर्जन से एक पहले वाला, मैंने वर्जनिंग में बताया था। ठीक है, करेंट और नॉन करेंट वर्जन। ठीक है, तो करेंट मतलब सपोज लेटेस्ट वर्जन क्या हो गया, करेंट। उसके जस्ट पीछे वाला नॉन करेंट वर्जन हो गया, राइट। सपोज डेट कि एक फाइल क्रिएट किया और उसी फाइल क्रिएट किया तो ए डॉट टेक्स्ट करके फाइल बन गया, राइट। वो वर्जन वन हो गया। और उसी फाइल को अगर उस पे अपडेट करके फिर दोबारा सेव किया और दोबारा अपलोड करेंगे तो वर्जन टू हो जाएगा। तो वर्जन टू जो होगा वो करंट फाइल होगा, और वर्जन वन क्या हो जाएगा, नॉन करंट फाइल होगा, राइट। तो या यहाँ पे एक्सपायर वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि कोई वर्जन, आप करंट वर्जन एक्सपायर करने वाला है, राइट, ये एक्सपायर हो चुका है, उसको आप मूव कराते करना चाहते हो स्टोरेज के अंदर तो आप कर सकते हो। या परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपने नॉन करंट वर्जन को डिलीट कर दिया परमानेंटली, उसको आप भी चाहते हो तो आप लाइफ साइकिल के अंदर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मूव करंट वर्जन। अब देखो, बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है, स्टैंडर्ड आए। बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है, क्लासेस, स्टैंडर्ड के अंदर होता है। तो यहाँ पे चूज क्लासेस ट्रांजिशन, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस दिया हो। बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है, स्टैंडर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड आए के अंदर डाल सकते हो, राइट। जब भी हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है, स्टैंडर्ड के अंदर होता है। तो यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, बकेट के अंदर डालता हूँ। बकेट के अंदर मैं एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, एक फाइल्स में अपलोड कर देता हूँ, अपलोड फाइल, ऐड फाइल। मैं फाइल अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, इनेबल वर्जनिंग कर देता हूँ, परमिशंस पे जाता हूँ। फाइल अपलोड हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट जो क्या होता है, जब हम फाइल अपलोड करते हैं कहाँ पे जाता है, स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। तो ये मेरा कहाँ पे क्लासेस की स्टोरेज क्लासेस क्या है, स्टैंडर्ड, राइट। अब इसको इस बकेट पे
देखो पॉलिसी जब भी हम लगाएंगे, जब भी रूल क्रिएट करेंगे, वो बकेट पे करेंगे, ना कि उसके फाइल पे। आप चाहे तो फाइल्स पे भी कर सकते हैं, बट हम अभी क्या किस पे कर रहे हैं, बकेट पे करेंगे, राइट। बकेट के थ्रू ही फाइल पे अगर लगाना है तो कर सकते हैं, राइट। तो हम बकेट पे आए, बकेट के आने के बाद मैनेजमेंट पे के अंदर गए, मैनेजमेंट के अंदर लाइफ साइकिल रूल क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट लाइफ साइकिल रूल्स, यहाँ पे नाम डाल देंगे स्टोरेज लाइफ, लाइफ साइकिल लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग द वन और मोर में अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट, एक्नोलेज कर देते हैं। अब यहाँ मूव कर देते, मूव करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस, करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द। अब यहाँ पे सबसे पहले कितना आ गया, स्टैंडर्ड एक आईए के अंदर आया, राइट। क्योंकि पहला जो क्या था स्टैंडर्ड, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर जाएगा, और हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड आईए के अंदर चला जाए कितने दिन बाद, 30 डेज बाद, ठीक है। दूसरा एक और ट्रांजिशन लगा देंगे, ठीक है। 30 डेज के बाद जो मेरा स्टैंडर्ड आईए के अंदर जाएगा, और 30 डेज से 60 डेज के अंदर हम चला जाए किसके अंदर, स्टैंडर्ड टीयरिंग के, इंटेलिजेंट टीयरिंग के अंदर, राइट। फिर एक और लगा देंगे। अब यहाँ पे वन जॉन ए के अंदर हम 90 डेज के बाद हम वन जॉन ए के अंदर आ जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ मैसेज, ट्रांजिशन स्मॉल ऑब्जेक्ट ग्लेशियर रिट्रीवर फॉर्मूले, ओके स्त्री, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट टू ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रेवल फॉर्मूले ग्लेशियर ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्केबल विल इन अकर एज पर ऑब्जेक्ट कॉस्ट। कह रहा है कि अगर आपकी फाइल छोटा है तो आप ग्लेशियर के अंदर नहीं डालें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका चार्जेस लगता रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ग्लेशियर के अंदर आपने यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे 160 डेज के अंदर ग्लेशियर के अंदर चला जाए, ग्लेशियर डीप डाइव के अंदर 365 के अंदर, राइट। एक्नोलेज कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट अपलोड, अभी डे वन ऑब्जेक्ट 30 डेज के अंदर स्टैंडर्ड आई के अंदर जाएगा, 60 डेज के अंदर इंटेलिजेंट टीयरी के अंदर जाएगा, और 90 डेज के अंदर वन जोन के अंदर जाएगा, 60 डेज के 160 डेज के अंदर ग्लेशियर, और 365 डेज के अंदर डीप डीप आर्काइव के अंदर जाएगा। इस तरह का आप एक रूल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट रूल, ठीक है। ये रूल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जब भी बकेट के अंदर कुछ अपलोड करेंगे, राइट, ये अपलोड क्या, ये क्या हो गया, फाइल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्लास के अंदर चला जाएगा, स्टैंडर्ड आए के अंदर चला जाएगा, 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि हमने रूल्स क्रिएट कर दिया। और जो रूल्स क्रिएट किया है उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब यहाँ मैनेजमेंट पे जाएंगे तो एक लाइफ साइकिल, स्टोरेज लाइफ साइकिल का एक रूल्स क्रिएट हो गया। अब ध्यान में रखना कि जब डेटा अगर आप कुछ अपलोड करते हैं ना, तो एडब्ल्यूएस क्या कहता है कि अगर डेटा का साइज आपका 128 केबी से कम है, ठीक है, तो ये जो डेटा स्टैंडर्ड के अंदर ही रहेगा, स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर रहेगा, इसको मूव नहीं करेगा। किसके अंदर, आईए के अंदर, या इंटेलिजेंट टीयरिंग के अंदर, या ग्लेशियर, या वन जोन, किसी के अंदर ये मूव नहीं करेगा। डेटा मोर देन 128 केबी का साइज का फाइल ही डेटा को मूव करेगा, एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल हम क्रिएट कर सकते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। और सेम काम जो हमने किया ना अभी यहाँ पे, राइट, जो हमने बकेट क्रिएट किया, बकेट क्रिएट करने के बाद लाइफ साइकिल क्रिएट किया, लाइफ साइकिल क्रिएट करने के बाद वहाँ फाइल्स अपलोड किया, अपलोड अपलोड करके हमने जो भी काम किया, ये सारा काम हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं, टेराफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं,
राइट। अभी तो हमने कंसोल से किया, लेकिन क्या होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको कंसोल का एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको जितना भी काम करना होगा टेराफॉर्म से करना होगा। राइट, सो मेक श्योर आप टेराफॉर्म को भी साथ साथ ही काम करें। ठीक है। एक बार क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे जाके आप डिलीट भी कर सकते हैं लाइफ साइकिल को, तो डिलीट। डिलीट करने के बाद मेक श्योर कि आप बकेट को भी डिलीट कर दे। बकेट को डिलीट करने के लिए बकेट एम्प्टी होना जरूरी है। राइट, तो एम्प्टी होने के लिए एम्प्टी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो बकेट का नाम है यही डालना है ना, परमानेंटली डिलीट। ठीक है, बकेट एम्प्टी हो गया। बकेट एम्प्टी होने के बाद आप क्या करेंगे, बकेट को डिलीट कर देंगे। एग्जिट करते हैं, बकेट पे क्लिक करते हैं, डिलीट बकेट करते हैं, बकेट नेम देते हैं। मैं पूछ रहा था सर, अभी हमने जो लाइफ साइकिल ये रूल बनाया वो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा या फिर उस बकेट के अंदर आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई बकेट होगा के वो? अंदर देखो, मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था ना जब बकेट क्रिएट किया था। ठीक है, तो बकेट क्रिएट करने के बाद जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पे अभी तो क्रिएट नहीं होगा, बकेट क्रिएट कर लेते हैं। जी रैंडम नाम से सीएल इनेबल कर लेते हैं, बकेट ओनर डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, इनेबल कर देते हैं, वर्जनिंग इनेबल कर दे, बकेट क्रिएट कर दे। ठीक है, बकेट क्रिएट हो गया। बकेट के अंदर कुछ फाइल्स अपलोड करना है तो अपलोड कर दो। ऐड फाइल्स, ग्रांट पब्लिक एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, बकेट अपलोड के अंदर फाइल्स अपलोड कर दिया। अब बकेट के अंदर आ जाएंगे, मैनेजमेंट के अंदर लाइफ साइकिल रूल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे रूल 1। अब यहाँ पे लिमिट द स्कोप ऑफ रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स। अगर यहाँ पे वन और मोर फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम एडिट कर सकते हैं कि किस फाइल के अंदर आप कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स दिया हुआ कि किस फाइल का ऑब्जेक्ट से क्या स्टार्टिंग में क्या नाम होना चाहिए, उस पे हम फिल्टर लगाएंगे। राइट, सपोज डैट कि मैंने जो फाइल नेम यहाँ पे अपलोड किया है, फाइल नाम अपलोड किया है, किस फाइल नेम से अपलोड किया, देखो यहाँ के अंदर यूनिक्स है ना, यूनिक्स लिनक्स। जो प्रीफिक्स यूनिक्स के नाम से जो भी शुरू होगा फाइल, मान लो कि 5 फाइल है। राइट, तो 5 फाइल यहाँ पे सपोज डेट अपलोड किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइफ साइकिल क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे जो फिल्टर लगाएंगे, प्रीफिक्स देंगे। प्रीफिक्स मतलब यूनिक्स डाल देंगे। तो जिस फाइल्स का स्टार्टिंग यूनिक्स से शुरू होगा उस फाइल पे फिल्टर करेगा। राइट, फिल्टर करेगा और उसको आगे लाइफ साइकिल के लिए भेजेगा। या टैग डिफाइन करेंगे, या उसका साइज डिफाइन करेंगे। राइट, इसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। राइट, तो साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि साइज कितना होना चाहिए। जैसे 500 GB में MB का फाइल, जो 500 GB MB का फाइल होगा वही जाएगा। ठीक है, या प्रीफिक्स डालेंगे, या कोई टैग डाल देंगे जिसका वैल्यू टैग, जिस फाइल का टैग वैल्यू कुछ रहेगा, वो जैसे नाम होगा यहाँ पे नाम दे देंगे या वैल्यू देंगे। उस फाइल को हम फिल्टर कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर, बकेट के अंदर कुछ भी हो, सबको हमको भेजना है, मूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम केवल लिमिट, देखो अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट दिया हुआ। बोलो।
समझा सर। आ गया ना समझ में? यस। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कितने दिन बाद हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड के बाद हम देंगे 25 डेज, ऐड 25 डेज के बाद हम दे देते 20 डेज, ऐड, और यहाँ पे दे देते हैं 30 डेज, ऐड। अब देखो यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दे दिए, ट्रांजिशन स्मॉल ऑब्जेक्ट, अच्छा स्मॉल ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पे देते थे 30 डेज। यू विल बी चार्ज फॉर द S3 ग्लेशियर फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट का ही चार्ज दे दे, यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है यार। डीप डाइव, टाइम लिमिट नहीं है, अब टाइम लिमिट के एक्नोलेज क्रिएट करते हैं तो कुछ टाइम, हाँ देखो अब यहाँ पे टाइम लिमिट दे दिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये रीड कर लेना कितने टाइम पे कितने पे देखो द इंटीजर वैल्यू इंटेलिजेंट टीयरिंग मस्ट बी एटलीस्ट 30 डेज मोर देन द स्टैंडर्ड है। जब आपका वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड आय के अंदर, जैसे मान ली कि 25 डेज डाले, तो जो स्टैंडर्ड का मिनिमम होगा 30 डेज, और इसका जो वैल्यू होगा 30 डेज के बाद होगा। जैसे यहाँ पे 25 डेज कर 35 डेज करते हैं, तो ये 35 डेज ले लेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में हम 30 डेज का रख सकते हैं। ठीक, और इस 30 डेज के बाद मान लो कि 35 डेज का हम यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा क्या है, द इंटीजर वैल्यू ऑफ इंटीजर मोर देन 30, अब यहाँ पे 35 डेज है स्टैंडर्ड है के, तो इसके 35 दिन बाद यहाँ 65 डेज करेंगे। ठीक है, और यहाँ कर कि 30 डेज मोर देन 65, तो यहाँ पे डाल देते 80 डेज। 80 डेज नहीं लिया, राइट, लेकिन यहाँ 65 to 35 कर देंगे तो 95 कर देंगे, सॉरी 65 35, सॉरी 65, और यहाँ पे 95। ठीक है, 95 ले लिया, और 95 से 30 डेज, मतलब 30 डेज का आपको गैप होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट वन, राइट, 125, 120 डेज, 130 डेज to 160 डेज, एटलीस्ट 90 डेज मोर। तो यहाँ पे जो डीप आर्केव का होगा वो एटलीस्ट 90 डेज मोर ऑफ द 130 डेज। ठीक है, तो 90 डेज मोर हो जाएगा तो 250 डेज करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब में 30 डेज होना चाहिए एट द लेटेस्ट वन से। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला 250 डेज होना चाहिए, लास्ट वाला 90 डेज डिफरेंसेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है, नोट कर लेना।